हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा था समुद्री नितल के उच्चावच, उसमें हमने जो हमारा प्रथम महासागर था जो था प्रशांत महासागर, उसके नितल के उच्चावच देख लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अटलांटिक महासागर और उसके नितल के उच्चावच। हम उसी श्रृंखला में आगे चलेंगे। जैसे कि हमने प्रशांत महासागर में देखे थे, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति, फिर उससे संबंधित जो उच्चावच हैं उनको देखा था, जिसमें कटक, द्वीप, सीमांत सागर हर एक को विस्तार से देखते हुए चले थे। अब देख लेते हैं हमारा जो सेकंड महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। सर्वप्रथम हम इसकी उत्पत्ति को देखेंगे कि आखिर किस प्रकार अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। चलिए देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति लगभग 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले पेंजिया नामक महाद्वीप के टूटने से हुई थी। किस महाद्वीप के टूटने से हुई थी इसकी उत्पत्ति? पेंजिया महाद्वीप। नेम याद रखना है, क्योंकि जब हम महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नेम बार बार आएगा। ठीक है, वहाँ पर भी और विस्तार से मैं इसको समझाऊंगा, पर अभी आपको फिलहाल यहाँ पर नेम याद रखना है। टूटने से हुई। टेक्टोनिक प्लेट के अलग होने, विखंडन से दरारें बनी, जिससे मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज का निर्माण हुआ और महाद्वीपों के बीच का स्थान पानी से भर गया और वहीं से क्या हुई? अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका नोट्स जो है हमारे जो कंटेंट का हमने वहीं पर अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसके नोट्स बना सकते हैं और उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और तपोभूमि एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में यूजीसी नेट भूगोल विषय का जो संपूर्ण कोर्स है आपको कंप्लीट कराया जाने वाला है। इसकी क्लास निरंतर चल रही हैं। आने वाले कुछ मंथ में इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और इससे संबंधित जितने भी 5-6 हज़ार जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वह भी आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। फिर ऐसा संभव नहीं है कि इससे बाहर भी कुछ एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि हमारा जो सिलेबस और हमारा जो कंटेंट है पूरी तरह करंट अफेयर्स से अपडेट है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ना सिर्फ आपसे PYQ के क्वेश्चन सॉल्व हों, बल्कि वर्तमान में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और भविष्य में भी जो क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएँ। इस तरीके से हमने पूरे कंटेंट को डिज़ाइन किया है और निरंतर जो भी करंट में मुद्दा होता है उसे यहाँ से लिंक करके ही आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इस बार भी आपने देखा होगा, बार बार मैं आपको बताता हुआ आया हूँ कि UN की जो रिपोर्ट आई थी जनसंख्या पर, करंट अफेयर्स का ही मुद्दा था वह, और उस पर UGC नेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पूछा था, जनसंख्या से 2 से 3 क्वेश्चन केवल उसी एक रिपोर्ट से पूछे गए थे। यहाँ पर NTA नहीं रुका, उसके बाद भी उसने क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, एनवायरमेंटल भूगोल या जियोग्राफी जो यूनिट है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को अगर हम देखें तो उस पर क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा कारण था, इसलिए नहीं पूछा गया था कि वह आपके सिलेबस में दिया गया है, बल्कि इसलिए पूछा गया था क्योंकि नवंबर 2025 में सम्मेलन हुआ था जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल पर भी बात की गई थी। इस कारण यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए अब हमें केवल बुकों तक अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, हमें जो भी पढ़ना है करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वह निरंतर इन सभी चीज़ों से अवेयर रहते हैं कि वर्तमान में क्या मुद्दे चल रहे हैं, और वह आपका परीक्षण भी करते हैं कि आखिर स्टूडेंट कितना सजग है, कितना जागरूक है, उसे कितना पता है। ठीक है, इसलिए
जो क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं वह करंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं। यूजीसी नेट में उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में लगभग मान के चलिए 80 से 90% पूरा जो पेपर बनाया जाता है वह करंट अफेयर से लिंक करके ही बनाया जाता है, चाहे वह हिस्ट्री ही क्यों ना हो। ठीक है, सब टॉपिक करंट अफेयर से लिंक करके ही बनाए जाते हैं। लेकिन अब एनटीए भी वही सब चीज़ें अपना रहा है। ठीक है, उसी मार्ग पर चल रहा है और आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे। इसलिए हमको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मैं आपको पूरा 1 साल का जो, चाहे वो इकोनॉमिक जियोग्राफी हो, एनवायरमेंटल हो, पॉपुलेशन हो या फिर अन्य कोई विषय हो, सभी का जो करंट अफेयर्स चर्चा में रहेगा साल भर का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे वह आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। और जल्दी हम 100+ टॉपिक की एक क्लास लेके आएंगे। मान के चलिएगा कि 100 में से 50 क्वेश्चन आपको उसी क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसा कि मैंने पिछली बार करवाया था और इस बार भी करवाऊंगा। पिछली बार 30 क्वेश्चन आए थे क्योंकि उतने ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए थे। इस बार हम और ज़्यादा टॉपिक लेंगे और ज़्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे, जो कि पूरी तरह करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि नोट्स तक आपकी पहुंच हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से आधा है और यह विश्व के 1/6 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये विश्व है, इसके 6 हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1/6 हिस्से पर फैला हुआ है। और वहीं प्रशांत महासागर कितना था? 1/3 था। मैंने आपको पढ़ाया भी है, प्रशांत महासागर कितना था? 1/3 था। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है। अभी मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। और प्रशांत महासागर की आकृति मैंने आपको बताई थी कौन सी है, त्रिभुजाकार आकार की उसकी आकृति है, जहाँ अटलांटिक की एस आकार और प्रशांत की त्रिभुजाकार। यह महासागर भूमध्य रेखा के पास संग्रह हो जाता है। उसका कारण देखेंगे, क्या कारण है। सुदूर उत्तर में यह पुनः संग्रह हो जाता है, जहाँ पर नॉर्वेजियन सागर, डेनमार्क, जलडमरू मध्य द्वारा इसका संबंध आर्कटिक सागर से होता है। इन सब जो जलडमरू मध्य हैं, जो जलसंधियाँ हैं, उनको भी देखेंगे हम। विश्व भूगोल वाला जो टॉपिक होगा, जो यूनिट हमने अलग से बनाई है, उसमें जो भी विश्व भूगोल से संबंधित मैपिंग होगी वह आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। जो भी बेसिन है जो यहाँ पर छूट जाती हैं, ठीक है, जो भी बेसिन रह जाएंगी, जो भी द्वीप, जो भी नदी, जो भी नहर, जो भी जल संधि, यह सब टॉपिक कहीं ना कहीं जब हम यूनिट कंप्लीट करते हैं तो छूट जाते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक अलग से यूनिट डिज़ाइन की है जिसका नाम है विश्व भूगोल। उसमें आपको संपूर्ण भूगोल से संबंधित मैपिंग वाले जो टॉपिक हैं जो कि रह जाएंगे उनको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावच। जिस क्रम में प्रशांत महासागर के देखे थे उसी क्रम में अटलांटिक महासागर के भी देखेंगे। सबसे पहले आप इस अटलांटिक महासागर से संबंधित जो डायग्राम है उससे देख लीजिए। ठीक है, अभी सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको इसको फिर से समझाऊंगा, शॉर्ट में रिवीजन करवाऊंगा तो इसी डायग्राम के माध्यम से करवाऊंगा। अभी जैसा हमने बात किया था कि इसकी आकृति जो है एस आकार जैसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एस अक्षर बन रहा है। ठीक है, अंग्रेजी का जो एस अक्षर है वह यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इसको एस आकृति का महासागर भी कहा जाता है। हमारे जो प्रमुख ट्रेंच होंगे उनको भी देखेंगे, जो द्वीप होंगे उनको भी देखेंगे, जो प्रमुख बेसिन होंगी जैसे ब्राज़ील बेसिन, इन सब को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इस डायग्राम पर फोकस कीजिए कहाँ क्या है, फिर मैं इसको पढ़ने के बाद पूरा कंटेंट जब हम पढ़ लेंगे इसको फिर से देखेंगे और केवल डायग्राम के माध्यम से ही 2 मिनट में पूरे कंटेंट का रिवीजन करेंगे। चलिए पहले कंटेंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस डायग्राम के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे। चलिए देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावच, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वह है महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट आंध्र महासागर के दोनों तटों पर पर्याप्त विस्तृत हैं।
कहीं पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से अधिक हो जाती है तो कहीं पर यह 2 से 4 किलोमीटर ही रह जाती है। वास्तव में मग्न तट की चौड़ाई समीपी तट के उच्चावच पर आधारित होती है। जहाँ कहीं भी तट के पास पर्वत की स्थिति देखने को मिलती है वहाँ पर मग्न तट संकुचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बिस्के की खाड़ी से उत्तमासा अंतरीप के बीच अफ्रीका का मग्न तट तथा 50 डिग्री दक्षिण से 100 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच ब्राज़ील का मग्न तट संकरा हो जाता है। इसके संकरे होने का क्या कारण है? इसके संकरे होने का सबसे बड़ा जो कारण है वहाँ पर पर्वतों की स्थिति मिलना। सबसे पहले जब मैंने आपको महासागरीय नितल के उच्चावच समझाए थे वहाँ पर मैंने मग्न तट को आपको विस्तार से समझाया था। वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर पर्वतों की या गर्तों की स्थिति पाई जाती है वहाँ पर मग्न तट संकुचित ही मिलते हैं। बहुत सारे मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए थे और अभी जैसे जैसे हम हर एक महासागर को पढ़ रहे हैं वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैंने जो समुद्री नितल के उच्चावच थे वह लेक्चर 3 लिए थे ताकि आप वहीं पर हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें। अगर वहाँ पर आपने हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको महासागरों में हर एक महासागर में उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट अवधारणा नहीं बदल रही है, सिर्फ प्लेस का नेम बदल रहा है। कंसेप्ट वही है कि जहाँ पर पर्वत होंगे वहाँ पर मग्न तट संकरे पाए जाएंगे, जहाँ पर गर्त होंगे वहाँ पर मग्न तट संकरे पाए जाएंगे। ठीक है, जब आप कोई अन्य परीक्षा दें, फॉर एग्जांपल मैं यूपीएससी का ही एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यूपीएससी का अगर आप ऑप्शनल लिख रहे हैं तो समुद्री नितल के उच्चावच पर अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप यह नहीं बताएंगे कि मग्न तट की चौड़ाई इतनी होती है, लंबाई इतनी होती है। वहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि मग्न तट की चौड़ाई या लंबाई यहाँ पर इतनी कम क्यों है और यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यूपीएससी में बगैर कारण बताए आप अपने आप को उस स्थिति में नहीं रख पाएंगे जहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, इसलिए मैं जो अभी यूजीसी नेट का जो सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, उसे यूपीएससी का जो ऑप्शनल है भूगोल विषय उसको भी ध्यान में रख कर करवा रहा हूँ। हाँ, थोड़े कंटेंट में कमी हो सकती है क्योंकि यूपीएससी के लिए थोड़ा और हाई लेवल का चाहिए, फिर भी जितना है इससे आपका एक बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी यूपीएससी वाला स्टूडेंट इसको देखे, खासकर भूगोल विषय का जिसका ऑप्शनल है, वह हमें कमेंट कर सकता है। जैसे ही वह स्टूडेंट कोई भी हो, अगर एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया कि आप यूपीएससी का ऑप्शनल विषय लाइए भूगोल विषय का, तो उसका हम कंप्लीट नोट्स रेडी करेंगे और उसका संपूर्ण सिलेबस भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अभी आपके सामने जो सिलेबस है उसी को संशोधित किया जाएगा। उसमें बहुत सारे और जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरी हैं, उनकी प्रासंगिकता जो यहाँ पर छूट रही है, क्योंकि यूजीसी नेट में उतना डीप में नहीं पूछा जा सकता है। सिंपल से यहाँ फैक्ट पर ही पूछे जाते हैं, इतना फोकस नहीं किया जाता है कि सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, किसने आलोचना की, क्या आलोचना की। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यूजीसी नेट में, लेकिन यूपीएससी ऑप्शनल में पूछा जाता है। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई यूपीएससी वाला इसको देखे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को देखेंगे और उसके बाद ही उस कंटेंट पर काम करेंगे और बहुत जल्दी आपके लिए पूरा यूपीएससी भूगोल विषय का जो ऑप्शनल का सिलेबस है उसको डिज़ाइन करेंगे और एक नया बैच लॉन्च करेंगे जो कि यूट्यूब पर ही पूरी तरह फ्री होगा और उसके आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। चलिए, देख लिया हमने महाद्वीपीय मग्न तट। अब आगे चलते हैं। इसके विपरीत उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के मग्न तट 240 से 400 किलोमीटर या 150 से 250 मील तक चौड़े हैं। न्यू फाउंडलैंड जहाँ का ग्रैंड बैंक है तथा ब्रिटिश द्वीप जहाँ का डॉगर बैंक है। बैंक क्या होते हैं? एक चबूतरे जैसे स्थल होते हैं। मैंने आपको बताया था यह फिशिंग के प्रमुख स्थान होते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन का केंद्र होता है। ठीक है, जब मग्न तट वाला मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था वहीं पर मैंने बैंक का जब उल्लेख आया था तो बताया था कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, बैंक आखिर होते क्या हैं, इनका क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा पूरे सिलेबस में, पूरे कंटेंट में, जिसकी आपको परिभाषा ना बताई जाए। ठीक है, हर एक जो शब्द आ रहा है उसकी मैं आपको परिभाषा बताते हुए चल रहा हूँ और आपसे यह भी बोल रहा हूँ कि
अगर वो शब्द किसी आगे की यूनिट में आने वाला है विस्तार से तो हमको उसको वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उसको यहाँ पर शॉर्ट में बताएंगे लेकिन वहाँ पर जाकर विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए जहाँ जिस शब्द का उल्लेख होता है अगर वो किसी अन्य यूनिट से संबंधित होता है तो मैं आपसे बोल देता हूँ कि वह उसी यूनिट में आने वाला है, वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप बस उस टॉपिक के यहाँ पर उस यूनिट को उल्लेख कर लीजिएगा, ठीक है। उल्लेख करना जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं। और विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा कि संकरे मग्न तट पाए जाते हैं क्योंकि पर्वतों की स्थिति होती है, और यहाँ पर जो न्यूफाउंडलैंड और ब्रिटिश द्वीप के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के मग्न तट भी चौड़े हैं। दक्षिणी आंध्र महासागर के वहिया, ब्लैंका तथा अंटार्कटिक के बीच चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। पूछेगा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने वाला है। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको दो स्टेटमेंट बना के दिए जाएंगे कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग की तुलना में उसके दक्षिणी भाग पर मग्न तट अधिक संकरे पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग की तुलना में उसके उत्तरी भाग में मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार के दो फैक्ट बन सकते हैं, दो कथन बन सकते हैं, और फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कथन कौन से कथन सही हैं। या फिर इस दूसरा अन्य प्रकार का जो प्रश्न बन सकता है वह क्या बन सकता है कि, ठीक है, मैं आपको केवल क्वेश्चन बनाकर बता रहा हूँ, सही गलत ये आपको सॉल्व करना है, नोट करते हुए चलिएगा, क्वेश्चन यही पूछे जाने। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, कथन दिया है कि अटलांटिक महासागर के जो न्यूफाउंडलैंड और ब्रिटिश द्वीप के चारों ओर विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। कारण क्या दिया जाएगा, इसका कारण कि यहाँ पर हमको सर्वाधिक पर्वतों की स्थिति देखने को मिलती है। अब विकल्प किस प्रकार के बनेंगे उसमें दिया जाएगा। पहला जो विकल्प होता है, कथन कारण दोनों सही हैं। सेकंड, कथन कारण की व्याख्या करता है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है, कथन दो सही है, कथन एक गलत है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आपको प्रश्न बताता हुआ चल रहा हूँ, याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। जो प्रश्न बता रहा हूँ वही एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसके अलावा अन्य कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन बताता हूँ उससे नोट करते हुए चलिए, एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। मेरा जो लेक्चर होता है वह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है। मैं उतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैराथन टाइप की, क्योंकि मेरा सिंपल सा उद्देश्य है कि मैं भले ही एक टॉपिक पढ़ाऊँ लेकिन उसको ही पूरे विस्तार से समझाऊँ, चाहे एक टॉपिक में 30 से 40 मिनट ही क्यों ना लगे, ठीक है। इसी क्रम में हम चल रहे हैं, चाहे टॉपिक में कितना ही टाइम लगे, उस एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। एक क्लास में 30 से 40 मिनट में हर एक टॉपिक कंप्लीट होता है, चाहे वह प्रशांत महासागर हो, उसमें भी 35 से 40 मिनट लगे थे। और अब हमारा जो चल रहा है अटलांटिक महासागर, इसमें भी 30 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरा ही आपको कंप्लीट कराया जा रहा है क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चीज़ को आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि यह कंटेंट कई बुक को पढ़ने के बाद बनाया गया है, इसलिए इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। देख लेते हैं। मध्य महासागरीय कटक, द मिड एटलांटिक रिज, जब महासागरीय नेतल के उच्चावच पढ़ रहे थे वहाँ पर आया था मध्य महासागरीय कटक। वहाँ पर मैंने बताया था, थोड़ा भी 2-3 लाइन में उल्लेख था वहाँ पर, और मैंने वहाँ पहले ही आपको बोल दिया था कि जब हम आगे अटलांटिक महासागर पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तार से मध्य महासागरीय कटक को पढ़ेंगे। तो अब यह टॉपिक आ चुका है, तो अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। यह अटलांटिक महासागर की सबसे प्रमुख स्थलाकृति है। इसकी खोज सबसे पहले 1875 में चैलेंजर अभियान के दौरान की गई थी, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो चैलेंजर अभियान था वह स्टार्ट कब हुआ था और समाप्त कब हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन आपको बताना है कि चैलेंजर अभियान के प्रमुख जो रिसर्चकर्ता या भूगोलवेत्ता कौन थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको यहीं बताना है कमेंट में, ठीक है। कौन थे चैलेंजर अभियान के प्रमुख भूगोलवेत्ता। यह कटक एस आकार में उत्तर में आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप अंटार्कटिका तक लगभग 14,500 किलोमीटर की लंबाई में
विस्तृत है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से द्वीप मध्य महासागरीय कटक पर हैं, जिसमें पहला आपको ऑप्शन दिया जा सकता है आइसलैंड, दूसरा दिया जा सकता है बोवेट द्वीप। द्वीपों पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है। यह कटक अटलांटिक महासागर को दो विस्तृत श्रेणियों में विभाजित करता है। अब इसके जो भी कटक होंगे, जो भी रिज होंगे, उनको देखेंगे, उन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप अफ्रीका प्लेट के रचनात्मक किनारे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के अलगाव तथा नीचे से मैग्मा के ऊपर की ओर उद्दोलित होकर आगमन के कारण हुआ था। रचनात्मक किनारे क्या होते हैं, इसको हम प्लेट विवर्तनिक वाले सिद्धांत में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जितने भी प्लेट की सीमाएं होती हैं, अभिसारी, अपसरण और रचनात्मक, इन सभी को हम प्लेट विवर्तनिक वाले सिद्धांत में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। रेकजॉनस कटक, अब इसके प्रमुख कटक देख लीजिए। अटलांटिक महासागर के जो मध्य अटलांटिक कटक मिलते हैं उनमें प्रमुख कटक आते हैं। इनका क्रम पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर। और सिंपल सा भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कटक अटलांटिक महासागर में है। इस बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था। रेकजॉनस कटक आइसलैंड के निकट है। वेवेल थॉम्सन कटक अटलांटिक कटक के उत्तरी पूर्वी भाग में आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड के मध्य स्थित है। अभी मैं सभी को डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा आपको कि कहाँ कौन से कटक है। टेलीग्राफ पठार ग्रीनलैंड व आइसलैंड के दक्षिण में यह कटक अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा हो जाता है, इसलिए पठार की संख्या दी गई है। ठीक है, अधिक चौड़ा होने के कारण इसे एक पठार की संज्ञा दी गई है, ना कि कटक की। न्यू फाउंडलैंड कटक 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर न्यू फाउंडलैंड की ओर फैले चौड़े उभार को न्यू फाउंडलैंड कटक कहते हैं। मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र है, यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एजोर्स कटक डॉल्फिन उभार का 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यूरोपीय तट की ओर उभार को एजोर्स कटक के नाम से जाना जाता है। इसी पर एजोर्स द्वीप स्थित है। मध्य अटलांटिक कटक में बहुत सारे कटक के नेम दिए गए हैं, सभी को याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, सभी नेम जितने दिए गए हैं सब पूछ लिए गए हैं और आगे भी बार बार पूछे जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस है इसलिए पूछे जा रहे हैं, तो उनको पढ़ना जरूरी है। और सबका बस नेम याद रख लीजिएगा। अगर यह याद नहीं होता है कि कहाँ पर है, उत्तर में दक्षिण में है, तो बस नेम बस याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सिंपल से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि निम्नलिखित में से कौन से कटक अटलांटिक महासागर में, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। छठवां है डॉल्फिन कटक विषुवत रेखा के निकट रोमांच गर्त के मध्य अटलांटिक कटक को दो भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक कहते हैं, जो पश्चिमी अफ्रीका व मध्य अमेरिका के बीच अवस्थित है। सातवां है चैलेंजर उभार विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर मध्य अटलांटिक कटक का मुख्य भाग चैलेंजर कटक या उभार कहलाता है। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर की और जो मध्य अटलांटिक भाग का जो कटक है उसे चैलेंजर कटक या उभार के नाम से जाना जाता है। सियरा लियोन उभार डॉल्फिन उभार का अफ्रीका के तट की ओर विस्तार सियरा लियोन उभार कहलाता है। पारा या गुयाना उभार विषुवत रेखा पर उत्तर पश्चिमी की ओर ब्राज़ील की ओर विस्तार है, याद रखना इसको। यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश की बात हो रही। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश जो कि विषुवत रेखा का अक्षांश है। वॉल्विस उभार मध्य अटलांटिक उभार कटक से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पूर्व की ओर अफ्रीका तट का विस्तार, जिसे वॉल्विस उभार के नाम से जाना जाता है। फिर बोल रहा हूँ, अगर इतने डीप में याद नहीं होता है तो केवल नेम बस याद रख लीजिएगा, नेम भी काफ़ी होंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें हमको क्या होता है कि हमको उनमें से सिर्फ गलत चुनना होता है। ठीक है, गलत चुनते ही उसका सही आंसर हमको मिल जाता है, बस हमको एक गलत विकल्प पता होना चाहिए, बस इसलिए याद रखने की ज़रूरत है इनको। रामा ग्रांडे उभार मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पश्चिम की ओर विस्तार। ठीक है, पश्चिम की ओर जो विस्तार है कहाँ पर, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास रामा ग्रांडे उभार। फिर बोल रहा हूँ कि यह कटक आपको किसी बुक में इतने सारे नहीं मिलने वाले नेम से। ठीक है, यह कई बुक का कंटेंट है जिसको कि आपके लिए एक साथ लाया गया है, एक कंप्लीट नोट्स है। सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह यहीं से आ जाएंगे। और अभी तक अगर आपने तपोभूमि एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए,
मैंने इसका जो नोट्स है वहीं पर अपलोड कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं, बहुत सारे डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, हर एक चीज़ वहाँ पर अपलोड की जाती है। जब आप उसे ज्वाइन करे रहेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे नोट्स पाएंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलने हैं, ठीक है। क्योंकि हम हर एक चीज़ को कोशिश करते हैं कि डायग्राम के माध्यम से समझाई जाए, पैराग्राफ, फ्लो चार्ट इस तरीके से आपको दी जाए बनाकर। 12वां और हमारा लास्ट है एटलांटिक अंटार्कटिक कटक उत्तरमांशा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अंतरीप के दक्षिण में यह अंटार्कटिक के साथ मिलकर हिंद महासागर की ओर प्रवेश करता है। इसे एटलांटिक अंटार्कटिक कटक के नाम से जाना जाता है। एटलांटिक महासागर के प्रमुख बेसिन, जिसमें उत्तरी अटलांटिक के देख लेते हैं पहले। लैब्राडोर बेसिन ग्रीनलैंड न्यूफाउंडलैंड के मग्न तटों के मध्य स्थित है। साइबेरियन बेसिन पश्चिमी यूरोपियन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साइबेरियन द्वीप के निकट है। उत्तरी अमेरिकन बेसिन उत्तरी अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा बेसिन है, जो कि उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। इनमें से केवल एक को जो पूछा जाएगा वह है लैब्राडोर बेसिन, इसके अलावा इनमें से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है हमारा कैप बर्ड बेसिन मध्य अटलांटिक कटक व अफ्रीका के मध्य स्थित है। गिनी बेसिन अफ्रीका के सियरा लियोन व गिनी तट के निकट स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक के बेसिन देख लेते हैं अभी जो आपने देखे। उत्तरी अटलांटिक में 3 इंपॉर्टेंट है, लैब्राडोर, कैप बर्ड और गिनी बेसिन, बस 3 नाम याद रखने, बाकी सब नहीं पूछे जाएंगे। दक्षिणी अटलांटिक के देख लेते हैं ब्राज़ील बेसिन, दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय बेसिन अफ्रीका के तट के निकट अंगोला बेसिन के पास स्थित है। कैप बेसिन वॉल्विस चैलेंजर अफ्रीका तट मध्य स्थित है, ठीक है, अफ्रीका के तट के मध्य स्थित है। अर्जेंटीना बेसिन अर्जेंटीना तट के निकट स्थित है। इसमें जो याद रखना है अपन को ब्राज़ील बेसिन और अंगोला बेसिन, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, बस 2 ही पूछे जाएंगे यहाँ से। 5वां है अगुलहास बेसिन कैप ऑफ गुड होप आशांतरीप के दक्षिण में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं महासागरीय गर्त कुल कितनी संख्या है, 19 याद रखना है, संख्या पूछी जाएगी, नोट कर लीजिएगा, संख्या पूछी जाएगी, फिर बोल रहा हूँ। प्यूटोरिको गर्त पहला है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त 5050 फैदम गहरा है। सैंडविच गर्त दक्षिणी अटलांटिक में स्थित है। रोमांच गर्त भूमध्य रेखा के पास स्थित है। उसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण गर्त मिलते हैं उनके नाम हैं कैमरून गर्त और नरेश गर्त। अगला जो गर्त है मोस्ले गर्त और कुचानन गर्त अटलांटिक के मग्न तटों पर पाए जाने वाले सीमांत सागर हैं। हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, लैब्राडोर सागर, डेविस जलसंधि, सार्गेसो सागर, कैरेबियन सागर और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप, जिसमें सबसे पहले हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर के कुछ द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, पश्चिमी द्वीप समूह, आइसलैंड में फैरोज द्वीप, एजोर्स द्वीप और अर्कानीज द्वीप, कनारी। इसको काट दीजिएगा क्योंकि यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के जो मुख्य द्वीप हैं वह है फॉकलैंड, ऑर्कनीज, शटलैंड, जॉर्जिया, सैंडविच और सेंट हेलेना, ठीक है। इन द्वीपों को देख लीजिएगा, इनके नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर उत्तर अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक दोनों के क्रम से याद नहीं होते हैं तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित द्वीप हैं, बस नेम बस याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर क्रम भी याद नहीं होता है उत्तर से दक्षिण तो केवल द्वीपों के नेम याद रख लीजिएगा, ऐसे में भी क्वेश्चन के सही होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित सीमांत सागर व खाड़ियाँ, पहला है कैरेबियन सागर, पश्चिमी अटलांटिक में एंटीसिस द्वीपों से घिरा हुआ सागर है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, सिर्फ नेम बस याद रखिए, चेसापीक की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है चेसापीक की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी, इन 2 पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। 7वां है बेफिन की खाड़ी, कनाडा के उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के बीच है। फिर बोल रहा हूँ, अगर इतना डिटेल में याद नहीं होता है तो केवल नेम बस याद रखिए, बेफिन की खाड़ी उत्तरी सागर ब्रिटिश द्वीप व स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के बीच है। इंग्लिश चैनल ब्रिटिश द्वीप व फ्रांस के बीच है। रिस्के की खाड़ी फ्रांस के पश्चिम में है। भूमध्य सागर अटलांटिक के पूर्व में यूरोप व अफ्रीका के बीच स्थित है। वास्तविक रूप से मध्य महासागरीय तट पर स्थित द्वीप उत्तर में एजोर्स एवं दक्षिण में एसेंसन व
तीस्ता द्विगुणा द्वीप प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के नेम हैं, उनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यह तीनों नेम। अटलांटिक महासागर के उच्चावचों का डायग्राम के माध्यम से शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। आपको देखते हुए चलना है, मैं इंपॉर्टेंट प्लेस का बताऊंगा। ठीक है, वही एग्जाम में पूछी जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट प्लेस होती हैं वही पूछी जाती हैं, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। डायग्राम में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, इतना याद नहीं करना, इतना पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, और इतना याद करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देख लेते हैं, उत्तर में है यहाँ पर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यहाँ पर लेब्राडोर बेसिन। आगे हम लेब्राडोर की जो जलधारा होती है वह भी पढ़ेंगे, तो आगे उसको यहाँ से इंटरलिंक करना है। ठीक है, मोहन्स रिज, नॉर्वेजियन बेसिन, एजोर्स। ठीक है, एजोर्स द्वीप बताया था मैंने। यहाँ पर जो जिब्राल्टर रिज होता है, जो जिब्राल्टर जनसंधि होती है, वह हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यह है जिब्राल्टर रिज। यहीं पर एजोर्स द्वीप हमको देखने को मिलता है। इस वाले डायग्राम दोनों को देखते हुए चलिए। ठीक है, दोनों के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमको मिलता है कैनारी आइलैंड, उसके बाद यहाँ पर रोमांशगर्द, अंगोला बेसिन, अंगोला बेसिन, कैप बेसिन, आगोलहास बेसिन। ठीक है, यह मिड अटलांटिक रिज है, मध्य अटलांटिक का तट ये है, देख लीजिए आप इसको। उसके बाद यहाँ पर है ब्राज़ील बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन, प्यूर्टो जो ट्रेंच है उसको भी देख लीजिए, जो कि पश्चिम अटलांटिक में हमको देखने को मिलता है। बस इतने ही नेम इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने वहाँ पर आपको बताया कंटेंट में, उनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, बस नेम बस याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई डायग्राम तो बनाकर आना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए नेम याद रख लीजिएगा। अगर क्रम भी नहीं होता है याद, तो बस नेम याद रख लेंगे, इतने में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के बाद हमारा जो टॉपिक है वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर को हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि बाकी सभी महासागरों की तरह इसका भी जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें भी बहुत सारे जो फैक्ट दिए गए हैं वह इम्पोर्टेंट हैं सभी, इसलिए इस पर भी 30 से 40 मिनट की क्लास होने वाली है। लगभग सभी महासागरों पर हमने लगभग 30 से 40 मिनट की क्लास ली हैं, क्योंकि इससे जो नितल के उच्चावाच है, समुद्री नितल के उच्चावाच, जिनसे महासागरों से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास का जो कंटेंट है वह अच्छा लगा होगा। आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो तपोभूमि एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने इसके नोट्स अपलोड कर लिए हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल तपोभूमि एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले समय में यूजीसी नेट का जो संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है उसकी क्लास आप तक समय से पहुँच पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हिंद महासागर। शुक्रिया।